गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन आपके बायोलॉजी के चैप्टर 2 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की के बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा, जो आपका क्लास 12th का के सिलेबस का पार्ट है। अब जब हम बात करें बेटा इस चैप्टर की, तो ये जो आपका यूनिट है पूरा का पूरा, ये जो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड आपका उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन तीनों यूनिट्स को अगर इंक्लूड किया जाए तो दे ऑल आर टोटली ऑफ 16 मार्क्स। मतलब कि जो आपकी रिप्रोडक्शन की कंप्लीट यूनिट आ रही है बेटा, इट इज़ ऑफ 16 मार्क्स। ये पूरी की पूरी 16 मार्क्स की यूनिट है एक, ठीक है। तो जिसका पहला चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर 1 आपके सिलेबस से सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, तो इसका जो पहला चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट का एज पर द करंट सिलेबस ऑफ सीबीएसई विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अभी जब हम इस चैप्टर के बारे में बात करें बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कि क्वेश्चन यही आता है कि भाई रिप्रोडक्शन है क्या। तो बेसिकली देखिए, एक सिंपल शब्द में वर्ड्स में अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन वी ऑल्सो नो दैट इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस बाय विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक एग्जिस्टिंग वन है, एक ओल्ड ऑर्गेनिज्म है। लाइक आप अपने पेरेंट्स की भी बात कर सकते हैं, किसी भी एनिमल की अगर आप देखें कि भाई जो एग्जिस्टिंग एनिमल्स हैं जो अभी प्रेजेंट है नेचर, उनसे एक नया ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप हो रहा है। तो इस प्रोसेस को आप क्या करें बेटा, रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, और यही साइकिल चलता रहता है। अब ये ऑफस्प्रिंग दे विल ऑल्सो रिप्रोड्यूस एंड, तो बेसिकली क्या है भाई, जब हम बात करें इस तरीके से रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ होना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखिए बच्चे, जब हम बात करें एज फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है वहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, और वेरिएशंस की वजह से ही सर्वाइवल के चांसेस क्या बढ़ जाते हैं बेटा, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हो पाता है, या फिर वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी को अडेप्ट कर पाता है। आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं जैसे आपको समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, दैट इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, बिकॉज वेरिएशन तभी आएगा, तो आप कह सकते हैं वेरिएशन अराइजेज ड्यू टू द रिप्रोडक्शन, ठीक है। मैं पूरा पॉइंट नहीं लिख रहा बिकॉज मैं नहीं चाहता इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करें। आप सुनेंगे वीडियो तो आपको समझ में ही आएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि भाई रिप्रोडक्शन की, तो ऑब्वियसली बात है इट ऑल्सो अकर्स इन एनिमल्स, इट ऑल्सो अकर्स इन प्लांट्स। तो इस बेसिकली पूरे चैप्टर में हम बात करें बेटा रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो भी सिर्फ किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं जनरली बेटा, देखो अगर हम बात करें टेक्निकली, अगर हम इस बारे में बात करें, तो प्लांट्स ऑल्सो शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिंपल सी बात है, इफ दे शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मीन्स दे नीड टू हैव द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कि भाई जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का वो क्या है। तो प्लांट के अंदर जब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे आता है बेटा फ्लावर। जो फ्लावर है आपका, इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, ठीक है। और उसके बाद जब हम यहाँ पे बात करें तो फ्लावर बेसिकली क्या है बेटा, फ्लावर के अंदर ऑब्वियसली बात है इट कैन आइदर, दोबारा सुनिएगा, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर आप कहेंगे सिंपल वर्ड्स में, या फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आप कहिए, ऑर्गन कहना हो सकता है कुछ बच्चों को और लगे। तो उसके बाद भी देखिए, फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। आई थिंक मुझे ये चीज़ें समझाने की जरूरत नहीं है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है कि जहाँ पर both reproductive structures are present, like male, sorry, unisexual मतलब either male reproductive structure is present or female reproductive structure is present। और bisexual में क्या है, either नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, both male और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। यहाँ तक हमें समझ में आता है कि भाई दोनों ही चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है बेटा, फ्लावर जो है आपका, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है, जो किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, आपके एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरह बिहेव कर रहा है। दोबारा सुनिएगा, it is a part of stem, you can also say it is a modified stem and it behaves as a reproductive structure, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए, हम एक टिपिकल फ्लावर की जो बारे में जो हम बात करें, एक रफ डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे। देखिए बच्चे, ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक फ्लावर के अंदर हमारे पास दो तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है बेटा, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है। तो हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये जो पार्ट है बेटा, जिसे आप पोलन ग्रेन वगैरह जिसके अंदर होते हैं, इसे आप क्या कहते हैं बेटा, एंड्रोशियम कहते हैं, ठीक है। और अगर यहीं पे मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं गाइनोशियम भी बना दूँ ये इस तरीके से, जिसमें आपका स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी आ जाता है, तो ये क्या है बेटा, आपका गाइनोशियम है, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब जब हम बात करें बेटा, देखिए एंड्रोशियम के बारे में ही अगर हम बात करें यहाँ पे,
तो बच्चों सिंपल है कि एंड्रोशियम का मतलब क्या है यहाँ पे आपका। अब एंड्रोशियम के बारे में अगर आप बात करें, इट इज़ मेल पार्ट, ठीक है, जहाँ पे पोलन ग्लैंड का फॉर्मेशन होगा। गायनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। लेकिन देखिए बेटा, इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब कि जो आपका अभी फर्टिलाइजेशन से पहले का चल रहा है। तो अभी हम बात करें बेटा, जो हम एंड्रोशियम गायनोशियम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो हम पोलन ग्रेन और ओवा का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, वो हमारा किस में आ रहा है बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ रहा है, ठीक है बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। तो अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात ही कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें बेटा, एंड्रोशियम के बारे में। देखिए बेटा, एंड्रोशियम में अगर हम बात करते हैं, आप जनरली एक वर्ड और सुनते होंगे, स्टैमन, ठीक है। आप कहते हैं कि भाई स्टैमन ऑल्सो रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। एंड जो हम स्टैमन की अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा, तो स्टैमन में 2 चीज़ें आ जाती हैं आपकी। फर्स्ट वन इज एंथर एंड सेकेंड वन इज फिलामेंट, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, होता क्या है, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया, इसे फिलामेंट कहते हैं। और जहाँ पर पोलन ग्रेन होते हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। उसके जब एंथर और फिलामेंट की बात कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए बेटा, स्टैमन में अब हम एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो एंथर का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, किस तरीके का होता है, कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में, तो जनरली हमारे पास एक टिपिकल आपको स्ट्रक्चर आपकी बुक में इस तरीके से बना रखा है एनसीईआरटी में, जहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें दे रखी हैं और ये बोला गया है इट इज़ अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। अब बाइलोब्ड स्ट्रक्चर समझ में थोड़ा कम आता है हमें, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे समझने की कोशिश करते हैं बेटा। जब आप इसे देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है बेटा, तो इस वाले पार्ट को हटा दीजिए। यहाँ पे मानिए थीका है, तो इस वाले पार्ट में 2 लोब बने हुए हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं बेटा, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे क्या है बेटा, सिंपली थीका। थीका का मतलब होता है एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम बायोलॉजिकली में देखें तो वॉल लाइक स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या है, बेसिकली 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो एंथर है फ्लावर्स का, वो कैसा होता है बेटा, डाइथिकस होता है। तो मैंने 2 चीज़ें हैं भाई, बाइलोब्ड वर्ड पढ़ा हमने कि भाई एंथर आर बाइलोब्ड, और दूसरा क्या बेटा, एंथर्स आर डाइथिकस बिकॉज दे हैव 2 थीका। क्योंकि बेसिकली क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे हर लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर कॉर्नर में ये जो है, यहाँ पे क्या होते हैं आपके माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर कॉर्नर में जो है आपका एक स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू के सेंटर में जो है वो आपका क्या है, माइक्रो स्पोरेंजियम है, ठीक है। सॉरी माय मिस्टेक, मैंने आपको गलत बता दिया। आई थिंक मैंने आपको बताया स्पोरोजिनस टिश्यू के सेंटर में आपका क्या है बेटा, माइक्रो स्पोरेंजियम है। बट यहाँ पे बेटा क्या है, मान लीजिए इस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम है, और अगर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में देखा जाएगा तो इट हैज़ द स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। जब हम बात करें स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में, तो स्पोरोजिनस टिश्यू का काम क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू ही आगे जाके डिवाइड होकर क्या बनाने वाला है अभी आपका माइक्रोस्पोर, या फिर दूसरे वर्ड्स में कहूँ पोलन ग्रेन, ठीक है बेटा। तो खैर उस बारे में डिस्कस करेंगे, उससे पहले डिस्कस करते हैं बेटा, एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके चारों तरफ 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है, उस बाहर वाली लेयर को हम नाम देते हैं बेटा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो आपकी नेक्स्ट लेयर आ जाती है, वो आती है आपके बच्चे एंडोथीशियम। दोबारा सुन लीजिए, एपिडर्मिस का जो सेकंड लेयर है आपकी, वो क्या है बेटा, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद आ जाता है आपका मिडल लेयर, और मिडल लेयर के बाद जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, टैप्टम। ये जो इनसाइड आपकी लेयर है इसे आप क्या कहेंगे बेटा, टैप्टम कहेंगे। ये जो टैप्टम है बेटा आपका, इसका काम क्या है, इट नरिशेस द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को जो नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम करता है वो कौन कर रहा है, टैप्टम। दोबारा रखिए, ध्यान रखिएगा, दैट टैप्टम nourishes the pollen grain. Okay, now here is the thing. अगर हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने स्पोरोजिनस टिश्यू डिस्कस किया था। तो बेटे हमने क्या डिस्कस किया था, दैट द एवरी माइक्रोस्पोरेंजियम हैज़ द स्पोरोजिनस टिश्यू एट इट्स सेंटर। तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कई बार सीबीएसई में पूछा गया है
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। बेटा देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सिंपल सी वर्ड्स है। जेनेसिस वर्ड का मतलब हो जाता है फॉर्मेशन और माइक्रोस्पोरो का मतलब क्या हो गया बेटा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बात करूँ माइक्रोस्पोर क्या है बेटा पोलन ग्रेन। इन्हें माइक्रोस्पोर क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज दे आर स्मॉल इन साइज। अगर हम ओवा की बात करेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा मेगास्पोर। ओव्यूल की जो हम बात करते हैं वहाँ पे तो उसे मेगास्पोर कहते हैं ड्यू टू इट्स साइज। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन क्या हो गया आपका बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा कि यहाँ पे क्या होता है जो आपका स्पोरोजेनस टिश्यू था, स्पोरोजेनस टिश्यू में पहले तो बेटा मियोटिक डिवीजन होगा। लाइक ये आपका एक स्पोरोजेनस टिश्यू है, इसमें मियोटिक डिवीजन हुआ। हमें ये बात क्लास 11 से पता है कि मियोटिक डिवीजन 2 स्टेप्स में होता है, एक मियोसिस फर्स्ट मियोसिस 2। तो एट द एंड हमारे पास जो है 4 हैप्लॉइड सेल्स आ जाती हैं। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू है बेटा वो क्या है डिप्लॉयड है। अभी जो स्पोरोजेनिक टिश्यू ये हमारा डिप्लॉयड है। अब यहाँ पे 4 हैप्लॉयड सेल्स आ जाएंगी जो कि क्या है बेटा आपका, अब 4 हैं तो 4 होने की वजह से हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राइड। अब ये एक दूसरे से अलग नहीं हुई है, ठीक है, अब ये एक दूसरे से अटैच्ड है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं बेटा टेट्राइड कह रहे हैं। अब जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, एंथर मैच्योर होने के साथ साथ ये डिहाइड्रेट होंगी और एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी सेल्स। ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे आपका चारों अगर आपके अलग हो गए तो इन्हें आपने क्या नाम दे दिया बेटा माइक्रोस्पोर। और वही माइक्रोस्पोर फर्दर किस में डेवलप हो जाएंगे पोलन ग्रेन में। तो दोबारा सुन लीजिए, लाइक माइक्रोस्पोर है वही माइक्रोस्पोर फर्दर किस में डेवलप हो रहा है बेटा पोलन ग्रेन में। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये थी कि भाई एक स्पोरोजेनस टिश्यू से हमारे पास कितने पोलन ग्रेन बने 4। कई बार सीबीएसई में इस तरह के क्वेश्चंस बोले गए हैं लाइक ओव्यूल के लिए भी और माइक्रोस्पोर के लिए भी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ आई हैव टू डेवलप द 100 पोलन ग्रेन तो मुझे कितने स्पोरोजेनस टिश्यू की जरूरत पड़ेगी। तो वी नो कि भाई एक स्पोरोजेनस टिश्यू से 100 पोलन ग्रेन फॉर्म हो रहे हैं। तो 100 पोलन ग्रेन को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ विच मीन्स मेरे पास कितने स्पोरोजेनस टिश्यू चाहिए मुझे बेटा 100/4 25 स्पोरोजेनस टिश्यू। इस बात को ध्यान रखिएगा दैट वी ओनली नीड द 25 स्पोरोजेनस टिश्यू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 100 पोलन ग्रेन्स। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं सीबीएसई में। आई होप आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक और कंप्लीट कर लेंगे। इससे आगे के टॉपिक्स को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा पोलन ग्रेन। जब हम पोलन ग्रेन के बारे में बात करें ना, पोलन ग्रेन फॉर्म हो गया आपका। ठीक है, ना पोलन ग्रेन बेसिकली क्या है एक मेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके अंदर इसके अंदर आपका फ्लावर के अंदर। अब यहाँ पे बात यह आती है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसमें एक बाहर की तरफ लेयर है, एक अंदर की तरफ लेयर है। बाहर वाली लेयर को हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं बेटा एक्साइन, और जैसे कि एनसीईआरटी कहती है अंदर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं बेटा एंटाइन। एनसीईआरटी ने एक वर्ड क्लियरली बोला हुआ है कि दैट एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। याद रखिएगा एक्साइन इज मेड अप ऑफ अ कंपाउंड जिसे हम क्या कहते हैं बेटा स्पोरोपोलिन कह रहे हैं। अगर हम इसे स्पोरोपोलिन कह रहे हैं तो स्पोरोपोलिन बेटा हाईली रेजिस्टिव मटेरियल है। ठीक है, मतलब कि ये एक ऐसा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, इस पर स्ट्रॉन्ग एसिड ना किसी एंजाइम किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन को काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसी कंडीशन से प्रिजर्व करके रख सकता है। अब जब हम बात करें बेटा स्पोरोपोलिन की तो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। उस पर्टिकुलर प्लेस को हम नाम देते हैं बेटा जर्मपोर। जर्मपोर से क्या अराइज होता है आपका पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का जो डेवलपमेंट होगा आगे जाके वो कहाँ से होगा बेटा जर्मपोर से होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में इंटाइन के बारे में। जो इंटाइन है बेटा इंटाइन के बारे में इतना कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। इट इज़ सिंपली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ये इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको और यहाँ तक के जो टॉपिक्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक मैच्योर पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आपके जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क। ओके, दिस विल इट फॉर टुडे। आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।